गुड मॉर्निंग डियर, मैं के पवन आप तमाम स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री पर अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज मैं फिर एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक नया सेशन लेकर के आपके पास आया हूं। समय को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग सेशन पे चलते हैं। सेशन चालू करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उपयुक्त समय पर नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे सलोनी है, आदित्य हैं, ऋषु हैं। आवाज का इशू है। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? कृपया कंफर्म करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोग डायरेक्ट समय ना बर्बाद करते हुए सीधे सेशन पे आते हैं। और आज मैं फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप इन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ये आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में, जिसका काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, काफी फायदेमंद होगा। इसलिए आप इस सेशन को ध्यान से देखेंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखेंगे, उसके अल्टरनेटिव के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप रिस्पॉन्स करेंगे और आपके रिस्पॉन्स के अनुसार मेरा उत्साह भी बढ़ेगा। तो आप इसको, क्वेश्चन है गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या फिर मियोसाइट्स। हिंदी में इसी क्वेश्चन को देखते हैं। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान से देखना है और सब ऑप्शन को पढ़ना है। ये गैमीटोजेनेसिस, आपको बार बार मैं कहता रहा हूं कि क्वेश्चन जब बोर्ड में पूछा जाता है तो वो रोमन में भी लिख दिया जाता है। जैसे देखिए ये इंग्लिश टर्म है गैमीटोजेनेसिस, और गैमीटोजेनेसिस को ही युग्मक जनन भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि जो इंग्लिश टर्म है वो अगर आपको याद होगा तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी। और एग्जामिनेशन में अगर हिंदी का ऑप्शन ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला ऑप्शन भी देखना चाहिए, और इंग्लिश वाला ना समझ में आए तो हिंदी वाला ऑप्शन भी देखना चाहिए। तो यहां पर देखिए सब लोग सही रिस्पांस कर रहे हैं। आपका उत्साह बहुत अच्छा। नरेश जी, प्रियंका, राजनंदनी, अमीषा, आदित्य, आसियाना, चलिए सब लोगों ने जैसा कहा है तो मैं आपके राय के साथ ही हूं। आंसर क्या है बाबू? आंसर है गैमीटोजेनेसिस। क्या आंसर है? गैमीटोजेनेसिस। कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये सब क्वेश्चन आए तो ये सब क्वेश्चन एकदम बनाना है, और यही आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट बूम करेगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर से ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे और हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका ये दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। देखिए फिर से एक बार फिर, ये निषेचन क्या है? निषेचन क्या है मतलब व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो पहला ऑप्शन है, फिर से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। तो देखिए यही होता है। ये तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हम लोग देखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में ये टर्म आया था। और ये अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन,
याद हो तो सिनर्जिड तो नष्ट ही हो जाता है, डीजेनरेट कर जाता है, तो बी नंबर हो नहीं सकता, सी नंबर हो नहीं सकता। आई में आप पहले पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यानी आप पढ़े भी हैं परिभाषा कि फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दैट मींस ओवम एंड स्पर्म या ओवम एंड मेल nucleus is fused together, then condition is called fertilization। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपके साथ आपने जैसा रिस्पांस किया है तो आंसर क्या होगा? ए। चले, तो ये सब क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़े हैं और इससे रिलेटेड टर्म भी आपको जानना चाहिए, जैसे फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर्ड किया, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया, ये सब अगर आपके पास होगा तो क्वेश्चन मिस ही नहीं करेगा। अब जैसे सिनर्जिड सेल कहां होता है, तो ये सब आपको देखते हुए मैं जो 500 क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर इसका अल्टरनेटिव करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिस करने का कोई चांस ही नहीं है कि आपका 35 नहीं सही होगा। सोचिए 70 क्वेश्चन है और उसमें मात्र 35 क्वेश्चन आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो आपको बस कह रहा हूं बार बार, 2020 का खिलाड़ी नहीं बनना है। टेस्ट बैट्समैन के अनुसार प्रत्येक गेंद को, जो अच्छी गेंद है उसको सम्मान करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, कहता है, फिर देखिए ये बहुत ही आसान सवाल कह रहा है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोचिए ह्यूगो डिवाइरेज होगा, नहीं होगा? देखिए ये ह्यूगो डिवाइरेज ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था, म्यूटेशन के बारे में बताया है, और ये मॉर्गन को तो अभी सोचा, ये तो मेंडल के विरोधी आदमी, इन्होंने ही लिंकेज वगैरह के बारे में बताया। और देखिए ये थोड़ा सा कलर के मिस्टेक है, टर्म है ये मेंडल, और नेक्स्ट वन इज डार्विन। तो डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आप आनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में मेंडल का इतना काम है कि आज उनको हम लोग आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक से मतलब है, देखिए ये उनके रिगार्ड में बोला जाता है कि भाई ये आनुवांशिकी में इन्होंने इतना काम किया है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं क्योंकि उन्होंने हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, इसलिए उनको रिगार्ड के तौर पे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पूरे इंडिया के फादर वही हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से स्क्रीन पर ध्यान देना है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? यह क्वेश्चन पिछले साल शायद पीछे वाले वीडियो में भी मैंने कराया था कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है। तो आप आंसर क्या आ जाएगा? आंसर कीजिए। हाँ, आंसर है सी। क्या है? सी। आंसर है पैकिटीन। देखिए अब साइटोकाइनेसिस मींस साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। डाइकाइनेसिस ये भी इट इज द डिफरेंट स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, या मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट को हम लोग कई स्टेज में बांटते हैं, जैसे लिप्टोटिन हुआ, जाइगोटिन हुआ, पैकिटिन हुआ, वैसे ही डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। दीज आर द डिफरेंट सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस या प्रोफेज का ये, और उसी में जो ये पैकिटिन है, पैकिटिन में ही क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। हाँ, सब्जेक्टिव के बारे में, सब्जेक्टिव के जो मैंने कहा है कि मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि किधर किधर से क्वेश्चन आ सकता है, वो सेशन भी तुरंत आएगा। अभी आप लोग तो कहते हैं ना कि जो गुरु पे इतना विश्वास ही करते हैं कि जो कह देंगे वही हो जाएगा, लेकिन देखिए लाइफ में कोई चीज शॉर्टकट नहीं होता, तो नो शॉर्टकट इन योर लाइफ। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वो सेशन जरूर लाऊंगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद मैं वो सब्जेक्टिव पे आऊंगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है
माने न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया भाई? डीएनए और आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट, तो न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो आपको कई बार आपने पढ़ा भी है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? तो आपको बताया है, आप जानते हो कि अगर शुगर रहे, फॉस्फेट रहे और नाइट्रोजनस बेस रहे तो उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और यही फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। तो आपका आंसर जाएगा ए। आंसर ए। हाँ, सुनील कुमार, मोनू कुमार, बहुत अच्छा। हर्ष जी और राजीव जी, हाँ आ गए। शकील साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्फैंटेसिस का कारक है। इल्फैंटेसिस, इसी को बाबू हम लोग हाथी पांव कहते हैं, ठीक है। और कहता है कौन कारण है, कौन इसको काउज करता है? तो देखिए, हम सब ऑप्शन की ओर देखेंगे। पहला ऑप्शन है एस्कैरिस। देखिए, एस्कैरिस से ही, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट से ये तो होना नहीं है। इसी को हम लोग गोल कृमि कहते हैं। ये टीनिया सोलियम है, फीता कृमि है। ये उच्चरेरिया बैनक्रॉफ्टी, उच्चरेरिया। और आपको याद हो तो ऑप्शन क्या होगा? हाँ, सभी लोग कर रहे हैं। अमीषा, निशा, राकेश, आप सेशन के साथ जुड़िए, सेशन को शेयर कीजिए। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उच्चरेरिया इज द परफेक्ट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन करेंगे सी। और आपको याद हो तो कहा है सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका ये यही पेचिस उत्पन्न करता है। क्या करता है? पेचिस उत्पन्न करता है। तो आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में होते हैं, माने बायोगैस में क्या होता है? अब ये थोड़ा सा यहां CH4 पढ़ेंगे, यहां CH4 पढ़ेंगे, CO2, H2S, CH4, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो वास्तव में बायोगैस में तो बाबू होता है सभी, ठीक है, सभी होता है। CO2 भी होता है, H2S भी होता है और CH4 होता है। किसी किताब में आप ये देखेंगे कि CH4, तो CH4 मैक्सिमम अमाउंट में होता है, मीथेन मैक्सिमम अमाउंट में होता है। आप बायोगैस पढ़े हैं कि ये मिथाइनोजेन के कारण होता है। तो यहां तो हम लोग ये यहां आंसर ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मीथेन चूंकि इसकी सबसे ज्यादा मात्रा होती है, इसीलिए ये मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए, कहता है पीसीआर से किसकी जांच की जाती है? पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किस बीमारी को पता लगाने के लिए पीसीआर का यूज किया जाता है? पीसीआर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो आप पीसीआर क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, मानविक निदान है, जो बीमारी के पहले ही अपने इनिशियल स्टेज में सूचना दे देता है। और आजकल ये सब टेक्निक काफी यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये सब टेक्निक नहीं था। तो पीसीआर से किसकी जांच होगी? बहुत अच्छा, सब लोग सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। तो इसको लॉक कर दीजिए, आंसर है ए। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है? मतलब इसमें से कौन है जिस पादप में नर और मादा दोनों एक पर नहीं पाए जाते, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे नहीं है।
तो वैसे को हम लोग कहते हैं उभय लिंगाश्रयी पादप, जिसमें पाया जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझा है, मोनोसियस, डायोसियस। तो देखिए हाँ आंसर सही है कि भाई, क्या सब लोग सही है? अनीशा जी या और भी जो रिस्पॉन्स को कर रहे हैं, रुपेश जी, सुनील जी, क्या पपाया? आंसर क्या है? पपाया। पपाया जब भी उसमें फ्रूटिंग तभी होगा, फ्रूट तभी लगेगा जब आप दो रखेंगे। यहां पे ये डायोसियस कंडीशन है, मेल अलग और फीमेल अलग प्लांट्स पर पाया जाता है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग फ्लावर पे, सॉरी प्लांट पे पाया जाता है। साविया आंसर सही, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन छोटा ही है क्योंकि आज मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं किया हूं, क्योंकि अभी अभी आपका मैथ का क्लास चला है और मैथ आप लोग पढ़े हैं, तो ये छोटा ही सेशन है। तो 9th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन, अच्छा ये 9th तो हम लोगों ने कर लिया, अब 10th क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9th क्वेश्चन कर लिया है, 10th क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान देखना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर कीजिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, आंसर बहुत सही, बहुत सही, बहुत सब लोग इसी तरीके से आप लोग अपना उत्साह बढ़ाए रखना है। आंसर इज 5 जून। 5 जून को हमारा मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है, यानी द मेन फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज। देख रहे हैं कि जो नई नई जातियां उत्पन्न हो रही है उसमें क्या कारण है जिसके कारण नई जातियां उत्पन्न होती है? मेजर फैक्टर कौन है? ठीक है, मेजर फैक्टर कौन है, इसके बारे में तो देखिए नहीं आंसर उस ओर नहीं जाएगा। देखिए म्यूटेशन नई नई जातियों का उत्पन्न होने का मेजर फैक्टर नहीं है। आंसर इज कंटिन्यूअस वेरिएशन। जब लगातार वेरिएशन होगा तो नई जातियां उत्पन्न होगी, नई स्पेसिएशन, और धीरे धीरे ये नई जातियां उत्पन्न होंगी। तो म्यूटेशन परफेक्ट आंसर नहीं है कि भाई प्रत्येक जातियां सिर्फ म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुई, नहीं। ये इस सवाल को आप लोग कंफर्म कर लेंगे और आंसर किसकी ओर जाएगा? डी। आंसर डी की ओर। ठीक, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन कहता है रेस्ट्रिक्शन बीकर। बीकर मींस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ठीक है, रेस्ट्रिक्शन बीकर क्या है? देखिए दोनों में ऑप्शन कुछ चेंज है। तो देखिए ये वास्तव में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो न्यूक्लियेज ग्रुप का एंजाइम है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दोनों आता है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। देखिए इंग्लिश वाला आंसर ज्यादा परफेक्ट है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर न्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज, लाइगेज और पॉलीमरेज। तो आपका आंसर न्यूक्लियेज। जब यहां देखेंगे वास्तव में अगर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो एंजाइम न्यूक्लियेज एक बड़ा सा ग्रुप है उसमें आता है। उसी न्यूक्लियेज में दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंड इंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज बोथ एक्ट्स एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम करता है। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसको सुरक्षा प्रदान की जाती है? ठीक है, नेशनल पार्क में
किसको सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो कह रहा है फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स होता है बाबू पौधा, फौना के मीन्स होता है जंतु, पारिस्थितिक तंत्र की, और डी है फ्लोरा तथा फौना की। एकदम सही, आप लोगों का जवाब एकदम सही है। फ्लोरा तथा फौना दोनों का, किसका होगा? फ्लोरा और फौना दोनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्लोरा तथा फौना। नेशनल पार्क में फ्लोरा तथा फौना दोनों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये अभयारण्य या सेंचुरी के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, आप नेशनल पार्क के बारे में पढ़े, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़े। तो नेशनल पार्क में किसको प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी? तो फ्लोरा एंड फौना दोनों को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट कहता है, देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, और आपको जो 70 क्वेश्चन आने वाला है 1 तारीख को, ठीक है, कि जो क्वेश्चन आने वाला है 1 तारीख को 70 क्वेश्चन, उसमें से आपको मात्र 35 करना है, 35 ओनली। तो आप बस सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप काफी मेहनती लोग हैं, इसलिए जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर 4 ऑप्शन आपने देखा तो एकदम आपका 35 में तो कोई रोक ही नहीं सकता बायोलॉजी में, इसलिए आप सब आंसर को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है? यानी हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को, उर्वरता को कौन बढ़ा देता है? देखिए, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट नॉरिशेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज, माने कौन इसमें से कौन है जो आपके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है? ठीक है, तो बेस्ट आंसर इज, आंसर क्या है? हाँ बहुत अच्छा रॉयल, प्रियंका भी और राजनंदी, हाँ ठीक है। आप इसी तरीके से अपना ध्यान कंसंट्रेट रखिए, तो आंसर क्या होगा? बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद, जैव उर्वरक। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव कर लेना है कि आपको आंसर आते के साथ, माने ऑप्शन आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन देखें, आपके दिमाग में ऑप्शन की घंटी बजनी चाहिए। बस सावधानी लेना है, सिर्फ सावधानी के साथ आंसर को कंक्लूड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज, कि बायो फर्टिलाइजर है, इसका मेन स्रोत क्या है? ठीक है, आप आंसर देखेंगे। क्या हरा शैवाल है, ईस्ट है, जीवाणु है, लाल शैवाल है? ठीक है, तो ये क्या आंसर जाएगा? आंसर सी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। आंसर क्या है? जीवाणु। ठीक है, तो आंसर सी। ठीक है, देखिए सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना है, आंसर ए बी सी नहीं याद रखना है। एक दिन मैराथन क्लास लाएंगे, उसमें एकदम डायरेक्ट आंसर होगा, इसका बी, इसका सी, इसका डी, और अभी मैं ए बी सी डायरेक्ट कराऊंगा। तो अभी मैं कह रहा हूं ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन हां इतना पे कॉन्सेप्ट रहेगा, आपका क्वेश्चन सब बनेगा। तो ऑप्शन के बारे में आपको जानना है कि कौन क्या अलगी है, यीस्ट क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैराथन क्लास में काफी तेजी से मैं एक ही दिन में सब करा दूंगा। ठीक है, आप फिजिक्स का क्लास भी कल होगा, कल नहीं नेक्स्ट मतलब 27 को। देखिए, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? माने जो दलहन फसल होता है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ठीक है, तो आंसर बोलिए जल्दी से। हाँ ये तो बहुत पढ़ा हुआ है, आंसर राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं?
देखिए ऑप्शन में थोड़ा सुधार कर रहा हूं, यहां 3n, यहां ऑप्शन ठीक था 3n, ऑप्शन क्या होगा, माने आंसर क्या होगा 3n। ठीक है, भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, क्योंकि भ्रूणपोष का निर्माण कहां होता है, ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। किसके कारण होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। जब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है तब जाकर के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, फ्लावर्स आर जनरली विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो देखिए जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होगा, चूंकि जो विंड है वो एबायोटिक एजेंट है, एबायोटिक एजेंट का अट्रैक्शन से इन सबों से कोई मतलब नहीं है। एबायोटिक मतलब निर्जीव। अब निर्जीव के सामने कोई बहुत सुंदर है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो फूल का आकर्षक होना कोई जरूरी नहीं है। फूल कैसा होगा, तो हाँ रंग भी रहेगा, तो चूंकि एबायोटिक फैक्टर है, निर्जीव है, तो उसको रंग से भी कोई मतलब नहीं है कि कैसा रंग का है, ये छोटा तो छोटा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा और रंगहीन, क्योंकि आकर्षक होना कोई जरूरी नहीं है और रंग से भी नहीं कोई मतलब है, तो छोटा होगा। तो वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो ये ज्यादा भारी होगा, ज्यादा बड़ा होगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा। तो जितना भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो सामान्यतः छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। देखिए ये आपका जो एक मैंने एक दिन ट्रिक बताया था कि जनरली जब आंसर रहे बोथ, जब आंसर रहे ऑल ऑफ द एबव, आंसर रहे इनमें से कोई नहीं, तो हमको अपने आंसर पे विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप फिर से वो क्वेश्चन जो कई बार रिपीट किया जा चुका, ये जैसे बिडाल जांच, बिडाल जांच या बिडाल टेस्ट से आप क्या कंफर्म करते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, हो सकता है 1 तारीख को फिर ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये है टाइफॉइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन का कैसे रिपीटेशन है, क्वेश्चन का कैसे एक ही क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए आप अगर ये करते हैं तो आपका क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में से हम 500 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो कान्हा क्या है भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए। और ये भी जानना चाहिए कि ये कान्हा है कहां, तो ये कान्हा कहां है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जाके मध्य प्रदेश में, कहां है, मध्य प्रदेश में। चले 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, हाँ सुनील कुमार टाइगर के लिए, अंकित चंद्रा, राजनंदिनी, रिशु सिंह। चलिए ऐसी तरह, बस ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन और रह गए, तो अपना उत्साह बनाए रखिए। प्रतिकोडॉन पाए जाते हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट, फिर से क्वेश्चन रिपीट। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार नहीं 1-2 बार हो सकता है, ये 1 तारीख को ये भी क्वेश्चन रहे कि प्रतिकोडॉन किस में पाया जाता है, तो प्रतिकोडॉन कहां उपस्थित होता है, टीआरएनए, कहां, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो प्रतिकोडॉन टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहता है द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। सोचिए अगर ये सब क्वेश्चन गलती हुई तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम गलती नहीं होना चाहिए, ये हम लोग 9th-10th से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए एक ब्लंडर कर रहे हैं, एक ब्लंडर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 9.7, बोलिए, तो आशियाना ध्यान देंगी। देखिए ब्लंडर का है, मिस्टेक को एक्सक्यूज किया जा सकता है, ब्लंडर को नहीं, क्योंकि ब्लंडर इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो आप यदि सी बोल रहे हैं तो इट इज नॉट मिस्टेक, ब्लंडर दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो आप आंसर क्या है, कई बार फिनोटाइपिक रेशियो कर रहा है, तो आंसर क्या है, फिर से एक बार बहुत सही, 9:3:3:1। ठीक है, 93:31। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर 23।
फिर से क्वेश्चन रिपीट, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है। देखिएगा, निषेचन, निषेचन किसको कहा जाता है, सॉरी कॉपर टी किसको रोकता है, कॉपर टी किसको कल ही बताया था, इसका मेन फंडा ये निषेचन होने ही नहीं देता, निषेचन होने ही नहीं देता। तो आंसर इज फर्टिलाइजेशन। क्या आंसर बाबू, फर्टिलाइजेशन, आंसर है फर्टिलाइजेशन। चले हम लोग 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 कहता है कानों पर वाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। हाँ, किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा, विशेषकर मादा में नहीं, नर में, कि उसके कान पे काफी बाल होता है, और ये सामान्य कैरेक्टर है नहीं है। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं, वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कौन क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर। और ऐसे जीन को हम लोग होलैंड्रिक जीन कहते हैं। कौन जीन कहते हैं, होलैंड्रिक जीन, ओनली फाउंड इन मेल, नेवर फाउंड इन फीमेल, और बाई क्रोमोसोम पर रहता है, जिसके कारण किसी किसी मेल में देखेंगे कि भाई कान पर बाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। आप लोगों में से मैक्सिमम ने सही आंसर किया है, और एग्जाम में भी सब आंसर सही होगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि एग्जाम प्योर कॉन्फिडेंस बेस्ड है। ठीक, और याद करेंगे भूलेंगे ये सब तो आइंस्टीन इससे नहीं बचे तो आप कैसे बच जाइएगा। ठीक है, कहता है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसको दिया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, हाँ, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन, हाँ सुनील जी, ठीक है, ऑप्शन इज सी। ठीक है, सी। लेकिन हमको यह भी याद रखना है, यही ओडम है जिन्होंने इकोलॉजी के बारे में सबसे अच्छा बताया। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, इकोलॉजी नहीं, पारिस्थितिक विज्ञान नहीं, पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। द साइंटिस्ट नेम इज टेंसले, टेंसले। नेक्स्ट वन। तो आई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सॉरी, ये 26 कर रहे थे, कि फिर इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आंसर सामान्यतः जो गेस्ट पेपर उपलब्ध हैं वहां क्वेश्चन गड़बड़ है, फिर आप गेस्ट पेपर की सहायता नहीं लेना है। कह रहा है पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। ठीक है, आंसर को ध्यान से देखिए। हाँ सुरेंद्र जी, आंसर डी, आंसर इज डी। मैक्सिमम केस में आपका आंसर सी है। करण सिंह, अपने आंसर को सुधार लेना है। सिर्फ हम लोग किसी भी तरल में ऐसा ये काम कर रहे हैं, ये तो गर्म करके ठंडा करते हैं, तो इस प्रविधि को हम लोग पाश्चुराइजेशन कहते हैं। पाश्चुराइजेशन इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है। केवल दूध में नहीं, किसी भी तरल को आप गर्म करके अचानक ठंडा करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पाश्चुराइजेशन। तो देखिएगा, ये जो भी मार्केट में गेस्ट पेपर वगैरह उपलब्ध है, यहाँ थोड़ा आंसर में करेक्शन करने की आवश्यकता, तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड विथ, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आंसर प्लीज गिव मी आंसर। हाँ, आंसर आ रहा है बी 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 बी। रेशम बहुत अच्छा, सुनील जी अच्छा। हाँ, आप लोग सब एकदम उत्साह बनाए रखिए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है। आंसर इज बी। लेकिन आपको यह याद रखना है, इसके साथ जैसे ही जिसने पूछा कि अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कौन रिलेटेड है, तो उससे है प्रोड्यूसर। तो हमारा क्या आंसर जाएगा जी, आंसर लॉक हो गया। आंसर है हार्बीवोर्स। क्या है, हार्बीवोर्स, यानी जो शाकाहारी हैं, वो जो फिक्स कर रहे हैं एनर्जी को, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड विथ हार्बीवोर्स। प्रियंका दे रही दुरुस्ताई, बहुत अच्छा। और भी साबिया
फिर से देखिए, नहीं आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज बी, हर्बीवोर्स। देखिए मैं जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो सब का आंसर आप और सोर्स से जोड़ के आप इस आंसर को लॉक कर लीजिएगा, आंसर यही सही है, ठीक है। तो आंसर है हर्बीवोर्स, ठीक है। ये कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। ये चिपको आंदोलन 12th के सिलेबस के एकदम लास्ट पार्ट में, ठीक है। तो चिपको आंदोलन, इस पे सुंदरलाल बहुगुणा बहुत अच्छा काम किए हैं। और ये मनुष्य द्वारा जो वृक्षों को काटा जा रहा था तो गिराए जाने से बचाने से संबंधित थे, ठीक है। ये तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। नहीं आंसर डी नहीं बाबू, आंसर डी। अच्छा तो तंबाकू छोड़ने से कोई रिलेशन है, आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे। और यही अगर सावधानी हटे तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो ये चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, हाँ ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। बहुत अच्छा सुनील जी कि कहां पे ये ऑपरेट हुआ था, तो गढ़वाल क्षेत्र में ये शुरुआत हुई थी इसकी, वहीं का ये मैटर है। चलिए परागकण क्या है, देखिएगा क्वेश्चन एकदम ध्यान से कीजिए तो आंसर। बस कुछ ही के सेशन में बस कुछ ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं। तो परागकण मुख्यतः क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला आंसर है स्पोरोफाइट, दूसरा आंसर है युग्मक, ये तीसरा आंसर है नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। फिर से आपको कहा प्रियंका ध्यान ये देना है, सिर्फ युग्मक देखिए आपने आंसर मार दिया, उससे बेस्ट आंसर उपलब्ध है। सिर्फ ये युग्मक नहीं है परागकण, वास्तव में आंसर किसी और चला जाएगा, नर युग्मक। देखिए लिखा हुआ रहता क्वेश्चन में कि मोस्ट परफेक्ट आंसर को देना है, जो सबसे अच्छा आंसर है। नो डाउट कि परागकण युग्मक है, ठीक है, लेकिन यहां पे जब ऑप्शन है नर युग्मक तो आप बी की ओर नहीं बढ़ेंगे कि क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यही गलती नहीं करना है। कहता है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और आसियाना आप लगता है पढ़ रही हैं, ये पासपोर्ट ये सब छोड़ दीजिए। जो आंसर ये तो आंसर क्या होना है यहां, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पराग भित्ति होती है, पॉलन ग्रेन का जो बाल होता है कितने लेयर का बना हुआ होता है, ठीक है, कितने लेयर का बना हुआ होता है, 2 लेयर, 3 लेयर। आंसर कीजिए सुनील जी, रुचि, डेराई, दुरुस्ताई, ठीक है, हाँ अंजलि, देराई, दुरुस्ताई, ठीक है। तो क्या आंसर है, तो सॉरी हम लोग कर रहे थे 13 नंबर क्वेश्चन कि पराग भित्ति में कितने लेयर होते हैं, तो 2 लेयर होते हैं। सिर्फ रटना नहीं है कि 2 लेयर रहते हैं। बाहर वाले को हम लोग एक्साइन कहते हैं, जिसको बाह्य चोल कहते हैं, और अंदर वाले को हम लोग अंतःचोल कहते हैं। हो सकता है इस बार पूछ दे कि पराग भित्ति या का कि बाहर वाले लेयर को क्या कहते हैं, अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, किससे पराग नली का निर्माण होता है। तो ये कुछ बातें जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो आपको जाननी चाहिए। तो बस 500 ऑब्जेक्टिव करें, उससे रिलेटेड बात अगर आपको पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 35 में तो कोई शक ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 31 क्वेश्चन, 31 कह रहा है परागकण हो सकते हैं। परागकण कैसे हो सकते हैं, ऑप्शन को फिर से देखना है। तो परागकण कैसा हो सकता है, तो परागकण देखिए, परागकण वास्तव में गैमीटोफाइट भी है, ये, ठीक है।
ये इसी को हम लोग मेल गैमिटोफाइट, यही परागकण जब डेवलप हो जाता है तो बदल जाता है मेल गैमिटोफाइट में। तो है आइए, तो आप जानते हैं कि एलर्जी उत्पन्न करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है, फीवर इससे होता है। फिर तो जब दो हमारा मिल गया तो ये डेकोरेटिव भी है, डेकोरेटिव भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं तक रहेगा। ये चूंकि सेशन छोटा रहा है आज, और मैं एक दिन आपको पूरे सालों का, चूंकि समय काफी कम रह गया है, इसलिए मैं एक दिन मैराथन क्लास लूंगा और सब ऑब्जेक्टिव 2009 से लेकर 2023 तक एक दिन में करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको, आज हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों को गुड नाइट। आप जाकर के फिर पूरी मेहनत के साथ तैयारी में लग जाना है। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ तैयारी में लग जाना है। मेरी दुआ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो फिर जाके सोना नहीं है, जाकर के नेक्स्ट अपने पढ़ाई में लग जाना है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।